राज दरबार से सम्मानित होने के कई दिन बाद गंगू पंडित ने विचार किया कि अब दरबार में भी जाना चाहिए। राजा ने उन्हें अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया। यद्यपि राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें यह छूट दे दी थी कि गंगू पंडित जितने दिन चाहें अपने घर रहें और जब चाहें दरबार में आ जाएं, परंतु साथ ही यह भी कहा था कि राज की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अवश्य उपस्थित होना पड़ेगा। गंगू पंडित ने दरबार जाने का विचार बना लिया और सज धज कर चल पड़े। उन्हें इतनी प्रसिद्धि तो मिल चुकी थी कि मार्ग में जो भी मिलता वही उन्हें सम्मान देता। सबसे मिलते हुए गंगू पंडित राजमहल पहुंचे। राजमहल के फाटक पर द्वारपाल खड़ा था। आइए पंडित जी, आपने तो सारी मिथिला में धूम मचा दी है। सब मां काली का आशीर्वाद है भाई। दरबार जा रहे हैं? हाँ भाई, महाराज के दर्शन करने की इच्छा है। अच्छी बात है, पर पंडित जी हमारी भी इच्छा सुन लेते। सुनाओ। बात यह है कि मैं यहाँ 24 घंटे पहरेदारी करता हूँ। मुश्किल बात है, फिर भी करता हूँ। मेरा कुनबा इतना बड़ा है कि वेतन से गुजारा नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आप जैसे सज्जनों का आश्रय लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप दरबार से लौटेंगे तो कुछ ना कुछ पुरस्कार लेकर ही लौटेंगे। अंदर जाने से पूर्व आप वायदा करें कि जो भी पुरस्कार मिले उसमें से कुछ भाग आप मुझे भी देंगे। भाई, यह तो दरबार में जाने की घूस हुई। पंडित जी मुस्कुराए। जो भी आप समझे, मेरा कुनबा बहुत बड़ा है। तो राजा साहब से कहकर वेतन बढ़वाओ। महाराज बहुत दयालु हैं। वह अपने कर्मचारी का कष्ट सुनकर जरूर द्रवित होंगे। उसकी क्या आवश्यकता है प्रभु? मेरा काम तो दरबारियों से चल रहा है। तो अपने पुरस्कार का एक भाग खुशी खुशी दे जाते हैं, और जो तुम्हारा हिस्सा ना दे तब क्या करते हो? हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। हमारे दरबार में ऐसा कोई भी कंजूस नहीं जो इस गरीब की सहायता ना करे। फिर भी ऐसा कोई अवसर आया तो मैं भी द्वारपाल हूं। ढेर सारे हथकंडे जानता हूं। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई। फिर तो तुमसे बनाकर रखनी पड़ेगी। तुम्हें नाराज करने का अर्थ है अपना अहित करना। पंडित जी ने कहा, आप तो समझदार हैं। मैं साधारण द्वारपाल भले हूं, पर मेरे भी कुछ औकात है महाराज के यहाँ। और भाई, घूसखोर तो वैसे भी फंदेबाज होते हैं, आप जानते ही हैं। द्वारपाल हंसा। ठीक है, मुझे यदि दरबार में पुरस्कार मिलता है तो आज का सारा पुरस्कार मैं तुम्हें दूंगा। मैं वचन देता हूं। जाइए अब। दरबार में इस समय मगध का एक पंडित बैठा है, उससे शास्त्रार्थ कीजिए और ढेर सारा इनाम पाइए। पंडित जी दरबार में पहुंचे तो सारे दरबारी हर्ष से खड़े हो गए। पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए। मिथिला नरेश भी हर्षित होकर सिंहासन से उठ खड़े हुए। पंडित जी ने महाराज का अभिवादन किया। आओ पंडित जी, उचित समय पर आए हो। हम अभी सोच रहे थे कि आज आपकी उपस्थिति अनिवार्य थी। खैर, आसन ग्रहण करें। पंडित जी ने अपना आसन ग्रहण किया। फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। मगध का पंडित और मिथिला का एक विद्वान आमने सामने बैठे थे। महोदय, जो बिन पैरों के चलता हो, बिन वाणी के बोलता हो, ऐसा पंडित कौन है? मगध के पंडित ने प्रश्न किया तो मिथिला का पंडित सोच में पड़ गया। ऐसा तो भगवान ही है, पर शंकित थे, उत्तर ना दिया। निर्धन जो दूध पीता है वह किस रंग का होता है? मिथिला का विद्वान चकराया। दूध का तो एक ही रंग होता है। अंतिम प्रश्न, काजल से भी काला क्या है? विद्वान ने सिर झुका लिया। मगध का पंडित अकड़ गया। क्या कोई और विद्वान इस दरबार में नहीं है? वह सगर्व बोला। महाराज ने पंडित की तरफ देखा
तो वह उठकर मगध के पंडित के सामने जा बैठे। मगध के पंडित ने गंगू पंडित पर दृष्टिपात किया। वेशभूषा निपट देहाती थी। सोचा कि यह क्या जानता होगा। किसान मगध पंडित ने मुस्कुराकर कहा, अभी मेरे 3 प्रश्न तुमने सुने ही होंगे, मैं उन्हें पुनः दोहराता हूं, उनके उत्तर दे दो। प्रश्न दोहराए गए। पंडित जी मुस्कुराए। महोदय, आपका पहला प्रश्न अति सरल है। बिना पैरों के दूर दूर तक गमन करने वाला और बिना वाणी के भी सब कुछ कह देने वाला पत्र होता है। गंगू पंडित ने बताया। दूसरा प्रश्न भी कठिन नहीं है। गरीब का दूध पानी होता है। संसार में कितने ही गरीब हैं जो पानी पीकर भी पहलवानों को पटक देते हैं। उनके दूध का रंग नहीं होता, बल्कि उनके दूध में भाव होता है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। महोदय, गंगू पंडित ने आगे कहा, आपका अंतिम प्रश्न है कि काजल से भी काला क्या होता है। महाराज, काजल से भी काला होता है कलंक। यह ऐसी कालिक है जो मरने के बाद भी इंसान के चरित्र से छूट नहीं सकती। मैंने ठीक कहा ना पंडित जी? मगध का पंडित हतप्रभ रह गया। देहाती ने बाजी मार ली थी। महोदय, अब मैं एकमात्र प्रश्न पूछूंगा, गंगू पंडित ने कहा। पूछिए, आप इस समय कौन हैं? मैं मगध का ब्राह्मण हूं। मेरा नाम भोजराज है। श्रीमंत, क्षमा चाहूंगा, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। गंगू पंडित विनीत स्वर में बोले। गंगू पंडित विनीत स्वर में बोले, आप इस समय मिथिला के दरबार में पराजित विद्वान हैं और आज के दिन आपका यही परिचय है। पंडित को मानना पड़ा कि देहाती उचित ही कह रहा था। वाह 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 गंगू पंडित, वाह! मिथिला नरेश ने कहा, तुम विद्वानों के विद्वान हो। समय का जैसा विश्लेषण तुम करते हो वह किसी परम विद्वान द्वारा ही संभव है। हम बहुत प्रसन्न हुए। आज हम पुरस्कार में तुम्हें वह वस्तु देंगे जो तुम्हारी इच्छा होगी। आज भले ही मिथिला का सिंहासन मांग लो, हमें जरा भी संकोच नहीं होगा। गंगू पंडित ने हाथ जोड़कर राजा का अभिवादन किया। मांगो गंगू पंडित जी, क्या मांगना है? मिथिला नरेश ने कहा। महाराज, आपकी दया के अतिरिक्त और क्या मांगूं? आपने मुझे इतना सम्मान दिया है कि मैं धन्य हो गया। गंगू पंडित बोले। सम्मान व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसका उचित प्रदर्शन दिलाता है। आप विद्वान हैं और निश्चित ही सम्मान के योग्य हैं। पुरस्कार तो सम्मान का निमित्त है, साधन है, अतः आप हमें यह अवसर प्रदान करें। महाराज, आज मैं पुरस्कार में एक विचित्र चीज मांगना चाहता हूं। निश्चिंत होकर मांगो। हम वचन देते हैं कि यदि वह विचित्र चीज मिथिला राज्य के किसी भी कोने में है तो हम वह चीज आपको देंगे। ठीक है महाराज, मैं आज पुरस्कार में 100 कौड़े चाहता हूं। सारा दरबार भौचक्का रह गया। पंडित जी, यह कैसा पुरस्कार मांग बैठे? राजा हैरानी से बोला। मैंने कहा था कि मैं आज विचित्र चीज मांगने जा रहा हूं, अतः अपने वचन के अनुसार मुझे यह पुरस्कार दे महाराज। महाराज ने विवशता से गर्दन हिलाई और दंड नायक को आदेश दिया कि गंगू पंडित को 100 कौड़े लगाए। सारा दरबार गंगू पंडित के इस विचित्र कौतुक पर हतप्रभ था। क्या मूर्खता दिखाई पंडित ने। दंड नायक अपना कोड़ा लेकर गंगू पंडित के समीप आ गया। महाराज, कृपा करके राजमहल के फाटक पर खड़े द्वारपाल को बुलाया जाए, क्योंकि मैं उसे वचन देकर आया हूं कि दरबार में आज जो भी पुरस्कार मुझे प्राप्त होगा वह सारा मैं उसे दूंगा। आज मेरे द्वारा प्राप्त 100 कौड़ों के पुरस्कार का वही अधिकारी है, मेरे पुरस्कार में साझेदार है। हम समझे नहीं गंगू पंडित जी? महाराज ने पूछा। महाराज, किसी भी राज्य की उन्नति को निष्कंटक
और सुचारू रखने में राज्य के सुरक्षा कर्मियों का योगदान अधिक होता है। यदि सुरक्षा तंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो प्रगति प्रभावित होती है। हमारे राजमहल का प्रहरी इसे मार्ग का राही है। वह प्रत्येक दरबारी को भय दिखाकर दरबार में प्राप्त पुरस्कार का कुछ हिस्सा ले लेता है। गंगू पंडित ने बताया। महाराज क्रोध से भर उठे। क्या यह सत्य है? राजा ने दरबारियों से पूछा। कई दरबारियों के सिर सहमति में हिले। उस द्वारपाल को तत्काल दरबार में बुलाया जाए। महाराज ने आदेश दिया। महाराज, मैं चाहता हूं कि पहले मेरे वचन के अनुसार मेरे पुरस्कार को उसे दे दिया जाए। एक प्रकार से उसका दंड भी होगा। तब तक द्वारपाल भी दरबार में आ गया। आओ प्रहरी, आज गंगू पंडित ने मगध के विद्वान को शास्त्रार्थ में पराजित करके जो पुरस्कार पाया है वह तुम्हारा है। आओ अपना पुरस्कार प्राप्त करो। द्वारपाल थर थर कांप उठा। उसने कातर दृष्टि से पंडित जी को देखा। भाई, इस प्रकार क्या देखते हो? आज पुरस्कार में मुझे 100 कोड़े मिले हैं। वचन के अनुसार सारा पुरस्कार तुम्हारा है। गंगू पंडित बोले। द्वारपाल दौड़कर गंगू पंडित के पैरों में गिर पड़ा। क्षमा पंडित जी, क्षमा। मैं मूर्ख बोल गया था कि मैं किससे पंगा ले रहा हूं। भविष्य में मैं कभी ऐसा अपराध ना करूंगा। भाई, यहां क्षमा और दंड का अधिकार महाराज को है। मैंने तो जो वचन दिया था मात्र उसे निभा रहा हूं, गंगू पंडित ने कहा। द्वारपाल रो रोकर महाराज से क्षमा मांगने लगा। प्रहरी, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम हमारे राज्य में भ्रष्टाचार का बीज बोने का कुचक्र रच रहे थे। दंडनायक, इस अपराधी को इसका पुरस्कार देकर राज्य से बाहर कर दिया जाए और इसके परिवार के भरण पोषण का भार राजकोष उठाएगा। गंगू पंडित ने तत्काल जोड़ा, जिसे मिथिला नरेश ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। द्वारपाल को उसके किए का दंड मिल गया। गंगू पंडित जी, वास्तव में ही तुम बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ हो। तुमने अपने पद के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया है। राज्य को एक आगामी संकट से बचाया है। तुम्हारे पास बुद्धि, कर्तव्य और दया जैसे सभी गुण हैं। हमें गर्व है कि तुम हमारे प्रमुख सलाहकारों में से एक हो। इस प्रकार गंगू पंडित ने दरबार में पहले ही दिन अपने धाक जमा ली। बड़े ही विनोदपूर्ण तरीके से उन्होंने एक भ्रष्ट द्वारपाल को दंडित कराकर यह संदेश दिया था कि वह मात्र विनोदपूर्ण ही नहीं थे बल्कि गंभीर सलाहकार भी थे। महाराज ने उस दिन भी गंगू पंडित को ढेर सारा पुरस्कार दिया। तो आप बताइए, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। जय श्री राम मित्रों।